ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमको पढ़ना है चंद्रमा के बारे में। ये आपका 5वां क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास दे चुके हैं जो बेसिक्स है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हमको पढ़ना है चंद्रमा और जानेंगे बौने ग्रह के बारे में, साथ ही साथ लघु सौरमंडल के पिंड है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ धूमकेतु, उल्का, और नेक्स्ट जो हमारा चलेगा पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलते चलते आपको बता दें कि बीपीएससी 70 जो एग्जाम था बाबू सेंटर पटना वाला, वो कैंसिल हो गया है। अगले साल 5 जनवरी को डेट रखा गया एग्जाम का, तो आप अपनी रिवीजन में लग जाइए, क्योंकि वो सेंटर पे एग्जाम होगा। फिर आगे क्या होता है हम अपडेट आपको देंगे। चलिए पहले रिवीजन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं चंद्रमा से क्या क्या प्रश्न बनता है। देखिए, चंद्रमा ने प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, क्या है? पृथ्वी का उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। कहता चंद्रमा की सतह और उसकी ना आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी, या चंद्रमा के बारे में आपको अध्ययन करना, उस विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी, ठीक है। सेलेनोलॉजी परीक्षा में आएगा। चंद्रमा से संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, शांति सागर। यह चंद्रमा का पिछला भाग जो अधिकांश अंधकार में रहता है, क्या रहता है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति सागर, जहां धूल भरा रहता है, चंद्रमा का पिछला हिस्सा है, क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्स पर्वत जो 35,000 फीट से 10,668 फीट ऊंचा है, ठीक है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लिबनिट। पूछेगा लिबनिट पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर, हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा को ना जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? याद रहेगा ना, ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित कौन सा जीवाश्म ग्रह है? चंद्रमा। अगर ऑप्शन धरती है तो धरती भी जीवाश्म ग्रह है, ठीक है, जीवों का अंश पाया जाता है, ठीक। कहता चंद्रमा की एक परिक्रमा में लगभग 27 दिन 8 घंटे लगती है पूरी करने में, ठीक है। कितना? 27 दिन 8 घंटे, यानी एक परिक्रमा पूरा करने में कितना दिन लगेगा? और इतने ही समय वो अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। हमको चंद्रमा का ना एक ही भाग नजर आएगा, ठीक है। पृथ्वी से ना चंद्रमा का मात्र 57% दिखाई देता है, मतलब ये 5% 57 है ना, ये इतना ही भाग आपको चंद्रमा का दिखाई पड़ता है, ठीक है, पृथ्वी से। समझ रहे हैं? पूरा नहीं देख पाते हैं। जिसे फुल मून होता है ना, फुल मून, उसी दिन हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। आगे देखिए, कहता चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल का 58.48 डिग्री का ना अक्ष कोण बनाता है, यानी इतना झुका हुआ है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के ना अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,0480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर है। और द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। परीक्षा पूछा ही कितना? 1/81। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। याद रखिए, 3,84,365 किलोमीटर, यानी धरती से चंद्रमा की दूरी, धरती से चंद्रमा की दूरी पूछता परीक्षा में, याद रखिए, ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि है 29.53 दिन, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक्स मास कहते हैं, यानी एक चंद्रमास। क्या हुआ? एक चंद्रमास। तो इसमें एक दिन पूर्णिमा आएगा, एक दिन अवश्य आएगा, एक दिन पूरा मून दिखाई देगा, एक दिन मून दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कहता नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 23.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होगा, 27.5 दिन में पुनः वही स्थिति में होगा जो पहले था, ठीक है। 27.5 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड, ठीक है। यही अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात होना चाहिए 11/5। कहीं परीक्षा में लिख देगा 5:11, तो समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी एक तरफ सूरज एक तरफ चंद्रमा, ठीक है। और उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, उसी कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे करके गिरेगा, पानी गिरता है ना, ज्वार भाटा समुद्र में आता है ना, तो यही है, यही फोर्स की वजह से आता है, मैग्नेटिक फोर्स जो सूरज और चंद्रमा से खींचता है उसको। तो चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है ना, तो चंद्रमा से ज्यादा बड़ा आता है, ठीक है, ज्वार भाटा, ठीक। आगे बढ़े। कहता अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टान से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, यानी 4.60 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है, मतलब वहां से जब जो लेके आया ना, जिसका नाम अपोलो ना गया था वहां पे चंद्रमा पे, ठीक है। तो वहां से जो मिट्टी लेके आया ना, उससे पता चलता है कि इसमें टाइटेनियम अधिक है।
अब पढ़ना है आपको सुपर मून के बारे में। कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, ठीक है। इसे पेरिजिन फुल मून भी कहते हैं। इसमें ना चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है किस दिन? सुपर मून के दिन। यानी चंद्रमा धरती के नजदीक है तो 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला नजर आएगा, इसी को कहेंगे सुपर मून। का सुपर मून शब्द ना 1779 में, सॉरी 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोले, फिर से हम आपको बता दें ये है 1979 में, ठीक है। ये शब्द का प्रयोग किए थे जिसका नाम है रिचर्ड नोल। कौन सा? सुपर मून। सुपर मून शब्द का प्रयोग 1979 में ज्योतिषी रिचर्ड नोल द्वारा किया गया था, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे ब्लू मून के बारे में। किसके बारे में? ब्लू मून। आप सुपर मून समझ गए ना? सुपर मून में 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला चंद्रमा दिखाई देगा। अब देखिए ब्लू मून के बारे में। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ना ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच में 31 दिन से कम समय का होना आता है, यानी एक के महीने में 2 पूर्णिमा, एक के महीना में 2 पूर्णिमा। तो जब दूसरा पूर्णिमा होगा ना उसको कहेंगे ब्लू मून। क्या कहेंगे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कम समय में 2 पूर्णिमा आ गया, ठीक है। क्योंकि पूर्णिमा आने में ना महीना खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 31 दिन के समय में ही आ गया 2 पूर्णिमा, ठीक है, क्योंकि 31 दिन का महीना भी होता है ना, तो इसलिए दूसरा पूर्णिमा को क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे, ठीक है। कहता ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त को देखा था। इसमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहता था, यानी अंतिम वाला, ठीक है। जब किसी वर्ष में विशेष में 2 या अधिक ब्लू मून होते हैं तो उसे मून ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एक के साल में ना 2 बार हो गया ब्लू मून। क्या हुआ? 2 बार ब्लू मून, तो उसको क्या कहेंगे? मून ईयर। मून ईयर। वर्ष 2018 में ना ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी को और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को हुआ था, ठीक है। माने एक के साल में ना एक के महीने में 2 पूर्णिमा, ठीक है। अब सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो पीछे कहा शांति सागर, ठीक है, उसको अंग्रेजी में सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वो स्थान है जहां अमेरिका का ना अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। यही वो जगह जहां पे अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था और लेके आया था मिट्टी, जिसमें पता चला था टाइटेनियम। क्या पता चला था? टाइटेनियम। तो पूछेगा अमेरिका का अपोलो 11 चंद्रमा के किस हिस्सा पर उतरा था? नहीं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जहां धूल भरी है, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अभी पीछे बढ़ा है ना, शांति सागर जहां पे धूल भरी है, जो चंद्रमा के पीछे वाला हिस्सा वहां पे उतरा था और वहां से वो मिट्टी लेके आया था, जिससे पता चला कि उसमें टाइटेनियम है, ठीक है। समझ गए? अब पढ़ना आपको बौने ग्रह के बारे में। किसके बारे में? बौने ग्रह। देखिए बौने ग्रह से कौन सा प्रश्न आता है, ठीक है। तो बौने ग्रह ये आपको ना बौने ग्रह के सीरीज में रखा गया है कहीं से 2006 से, ठीक है। तो यह इसको ना बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया और इसका नया नाम है 1,34,340, ठीक है, यानी 1,34,340 रखा गया, इसका नाम है, ठीक है, 1,34,340। क्लाउड टॉम्बो ने 1930 में इसको खोजा था। किसको? यम को। क्लाउड टॉम्बो 1930 में इसको खोजा था। अगस्त 2006 में IUCN के प्राग सम्मेलन ने इसको ना ग्रह की श्रेणी से ना हटा दिया है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। कहता है यम को ग्रह की श्रेणी से निकालने का ना क्या कारण है? देखिए आकार में चंद्रमा से ना छोटा होता है, ठीक है। इसकी ना कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की ना कक्षा को काटना, ये सब कारण जिससे ना इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब सेरेस के बारे में देखिए। कहता है इसकी ना खोज इटली के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम पियाजी। क्या नाम है? परीक्षा पूछेगा सेरेस की खोज किसने किया था? पियाजी। कहाँ के था? इटली के। कहाँ के? इटली के। तो याद रखिएगा सेरेस की खोज करता है पियाजी। कहता है IAU की नई परिभाषा के अनुसार ना बौने ग्रह की श्रेणी में ना रखा गया है। इसे संख्या 1 से भी जाना जाता है। किसको? सेरेस को। इसका ना व्यास बुध के व्यास का ना 1/5 भाग है, ठीक है। अन्य बौने ग्रह है जिसका नाम है चिरॉन, उसके बाद 2003, उसके बाद यूवी 313, इसी का नाम है ईरिस, ठीक है। ये सब क्या है? बौने ग्रह है। ये सब क्या है? अब आपको परीक्षा में आएगा कि सूरज की परिक्रमा करने में किसको कितना समय लगता है, ठीक है। तो देखिए सूरज की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है बुध को। तो सूरज के सबसे नजदीक कौन है? बुध, ठीक है। कितना दिन लगता है? 88 दिन। और सबसे अधिक दिन किसको लगेगा? वरुण को। जो सबसे दूर है 164.8 वर्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा परीक्षा में कुछ यहाँ से पूछता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा कि आपको शुक्र का रंग कैसा है? चमकीला है। सूरज का रंग चमकीला है। पृथ्वी नीला, किसके कारण? जल के कारण। और उसके बाद मंगल लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। बृहस्पति पीला, SO2 के कारण। उसके बाद शनि
काला, N2 के कारण, उसके बाद अरुण हरा, मीथेन के कारण, कल बताया था मीथेन के बारे में उस पर, इसलिए इसका रंग होगा हरा। वरुण हल्का नीला, क्योंकि मीथेन के कारण, यहाँ पे भी मीथेन है, हल्का इसलिए हल्का, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे आपको लघु सौरमंडलीय पिंड। अब इसमें क्या क्या है देख लीजिए। कहता है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानना है। ये क्षुद्र ग्रह ना मंगल और बृहस्पति के बीच में है, किसके? मंगल और बृहस्पति के। तो परीक्षा में आएगा क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में ना क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब इसके बारे में देखिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों में से क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी पर ना विशाल गर्त बनता है। जैसे ना एक महाराष्ट्र में है लोनार झील, क्या है? लोनार झील। कहता है कि एक क्षुद्र ग्रह गिर गया था धरती पर, तो वहां पे ना वो गड्ढा हो गया था, जिसके कारण वो लोनार झील है, ठीक है। तो पूछेगा लोनार झील कहाँ है, किसका कारण है? अरे क्षुद्र ग्रह से टूट गया, क्षुद्र ग्रह टकरा के गिर गया यहाँ पे, इसलिए वहां पे गड्ढा हो गया, ठीक है। और वहां पे अभी पानी है, झील झील बन गया, ठीक है। पूछेगा लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कैसा ग्रह है? क्षुद्र ग्रह से टकराया हुआ, ठीक है। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिससे ना नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसमें चेन लगाइए, नाम क्या है? फोरबेस्टा, यानी आप ना धरती से फोरबेस्टा को ना देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। अब बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। अब धूमकेतु क्या है देखिए, कहता है सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारा, इसको कहते हैं पुच्छल तारा कहा जाता है। अब बच्चा में ना देखे होंगे पुच्छल तारा, ठीक है। अंतरिक्ष में देख लीजिएगा, इसका भी आने का समय रहता है। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोल के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूरज की ओर अग्रसर हो। अग्रसर मतलब सूरज की तरफ आ रहा हो। तो जब सूरज की तरफ आएगा तो सूरज की उस पर रोशनी लगेगा तो आपको नजर आ जाएगा। सूरज की तरफ आ रहा है तो सूरज का रोशनी उस पर लगा तो लगेगा तो आपको नजर नहीं आ जाएगा, उसका शैडो पीछे रहेगा, नजर आ जाएगा, ठीक है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूरज की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूरज किरणें उसकी ना गैस को ना चमकीला बना देती है। धूमकेतु की ना पूंछ हमेशा सूरज से ना दूर दिखाई देती है, मतलब उसका पूंछ जो है ना सूरज से दूर रहेगा, ठीक है, मतलब उसके विपरीत। हैले नामक धूमकेतु परिक्रमण काल 76 वर्ष है, यानी हैले नामक धूमकेतु जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। इसको चेन लगा लीजिए। यह अंतिम बार 1986 में दिखाया गया था अंतरिक्ष में। अगली बार यह 2062 में, कहिया तो यानी पहली बार देखा था, अभी अंतिम बार 66 में, 1986। अब देखिएगा कहिया 2062 में। अगर आप लोग रहिएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। 2062 में आप नजर आएगा। कौन सा है? हैले नामक धूमकेतु, हैले नामक धूमकेतु, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम, समझ गए ना। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते। फिर भी ना प्रत्येक धूमकेतु को लौटने के लिए एक निश्चित समय है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सब रोटेट कर रहा है। तो जो रोटेट करेगा धरती के परिधि आएगा ना तब उसको देख पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उल्का के बारे में। उल्का क्या है? जो अंतरिक्ष से जो टूट के गिरता है ना, कुछ भी हाँ कुछ भी टूट के गिरता है ना, जब हमारे वातावरण में आ जाता है तो चलने लगता है, तो उसको उल्का कहते हैं। देखिए कहता है उल्का प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है। दमकती मतलब खूब चमकती है और लुप्त हो जाती है, यानी जल जाती है उसके बाद। उल्का क्षुद्र ग्रहों के ना टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये जो उल्का है ना, उल्का ये क्या है? इसमें से टुकड़ा टूट के गिरेगा ना, जब नीचे आएगा तो चमकने लगता है बहुत जोर से, ठीक है। धरती का आता है और जल जाता है, ठीक है, वही आपका उल्का है। यानी क्षुद्र ग्रह का टूटा हुआ पार्ट वो क्या होगा? आपका उल्का हो गया। जब धरती का आएगा तो जलते हुए नजर आएगा। तो अंतरिक्ष में कभी कभी आप देखोगे कि बहुत जलते हुए कोई चीज गिर रहा है, वो उल्का ही रहता है, ठीक है। और जब धरती तक आता है तो पूरे जल के राख हो जाता है, ठीक है। अगर जल के राख नहीं होगा तो फिर लोनार वाला स्थिति हो जाएगा। लोनार झील किसे बना है? वहां से गिर के यहाँ टूटा है तो गड्ढा बन जाएगा, यानी पूरे धरती नीचे दब जाएगा। कितना बड़ा है कौन जानता है? नहीं जानता ना। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका पृथ्वी और उसका शारीरिक संबंध, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।